Hi everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, through this channel I always try to bring very informative and useful videos for all of you, and these videos are especially helpful for those people who are preparing for upcoming nursing entrance exams in the coming years. I won't say only 2020, okay? So today I have just come up with a very useful and equally informative video for you all. एंड एक्चुअली ये मेरी पिछली वीडियो की एक कंटिन्यूशन है. मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर. ओके, तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं जो आप ट्रांसफ्यूज करते हो. एज अ नर्स आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो रहती हैं. तो उस वीडियो का ही कंटिन्यूशन ये वीडियो है, और इसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, और एज अ नर्स आपको कैसे उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील करना है. तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. इससे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशंस जो है न्यू वीडियोस के लिए मिलती रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पेशेंट को हो सकती हैं. इसीलिए हम पहले जो कॉन्सेंट फॉर्म है वो हम पेशेंट से ऑब्टेन करते हैं. और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखिए एज अ नर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंटिन्यूसली अपने पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते रहें. जब भी उनको बीटी हो रहा है, कभी भी उनको हमने अकेला नहीं छोड़ना है. और वाइटल साइंस तो इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली हमने असेस करने होते हैं. ओके, तो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि फर्स्ट 50 ml और फर्स्ट 15 मिनट्स जो होते हैं वो सबसे क्रिटिकल होते हैं. अगर उस टाइम में आपके पेशेंट को कोई भी रिएक्शन हो चुका है तो आप क्या करेंगे. ओके, तो बहुत बारी हमें एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है कि जब भी आपके पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है तो एज अ नर्स व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप. योर फर्स्ट स्टेप इज टू स्टॉप द बीटी. तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे. जितना भी पूरा आईवी सेट है उसको आप पूरे को रिप्लेस कर देंगे विद एनएस, जो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले रेडी रखा होता है. तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट से एनएस कनेक्ट करेंगे और उस एनएस को हम डेड स्लो रेट पे स्टार्ट करते हैं. ओके, ये एनएस जो है ये हम क्यों स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट के जो कैनुला है वो ब्लॉक हो जाए. ओके, तो इसलिए हम एनएस को जो है वो कनेक्ट करेंगे, लेकिन डेड स्लो रेट पे. उसके बाद हम जो है फिजिशियन को कॉल करेंगे. हो सकता है कि फिजिशियन आपको एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या वेजोप्रेसर्स ऐसी कुछ ड्रग्स, इवन फ्लूइड्स लगाने के लिए बोले. तो इसलिए हमें कैनुला को ओपन रखना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एनएस पहले रेडी नहीं रखा और एकदम से पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, और जब तक आप एनएस रेडी कर रहे हो कैनुला ब्लॉक हो गया, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव मेडिकेशन ऑन टाइम. तो आप अपना आधा टाइम फिर से कैनुला इंसर्ट करने में ही निकाल दोगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब हम आते हैं कि एक्चुअली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं. तो बहुत सारी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, हीमोलाइटिक रिएक्शंस हो सकती हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है आपके पेशेंट को, आयरन ओवरलोड हो सकता है. ये हम आगे पढ़ेंगे किन पेशेंट्स को होता है, सबको नहीं होता है. देन सेप्टिसीमिया हो सकता है, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, सीट्रेट टॉक्सिसिटी, डिसीज ट्रांसमिशन सॉरी. तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं, और सब इन कॉम्प्लिकेशंस को हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शंस की. देखिए हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो दो टाइप की होती है, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी. ओके, और ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटीज होती है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है. अगर आप पेशेंट को इनकॉम्पैटिबल ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो पेशेंट को हीमोलाइटिक रिएक्शंस जो हैं वो हो सकती है, यानी कि उनके आरबीसीज जो हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं. और ये मास लेवल पे होता है, पूरी बॉडी में आरबीसीज डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और आपके पेशेंट को बड़े ही सीवियर सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं. तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, जैसे कि आपके पेशेंट को पैलर होगा, एप्रीहेंशन यानी कि घबराहट होगी बहुत ज़्यादा, चेस्ट पेन होगा, आपके पेशेंट को
ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, या आपके पेशेंट को हिमैट्यूरिया जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बीपी जो है वो लो हो सकता है, तो आपके पेशेंट को शॉक जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और जॉन्डिस भी हो सकता है आपका पेशेंट एकदम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हीमोलाइटिक रिएक्शन के साइंस होती हैं, ओके। और इनको एकदम से आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ओके। इससे आगे हमारे पास आती हैं एलर्जिक रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स, आप कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट्स होते हैं जो कि उनको ब्लड से भी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्लड को जब भी हम स्टोर करते हैं तो हम बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो ब्लड में ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सीट्रेट ब्लड में ऐड करते हैं, वो एक तरह का एंटीकोआगुलेंट है। अब कई लोगों को ऐसे प्रिजर्वेटिव से एलर्जी होती है, तो जैसे ही हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करने लगते हैं तो उनको एलर्जिक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। अब जो एलर्जिक रिएक्शन है, सबसे पहले उसके साइन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन पे दिखने शुरू होते हैं। आपके पेशेंट को वीजिंग हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, ओके। और आपका पेशेंट जो है उसको बॉडी पे इचिंग और रैशेस जो है वो हो सकते हैं। अगर ये साइंस आपके पेशेंट में आ रहे हैं, दैट मीन्स उसको एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है। इन बोथ ऑफ द केसेस, हीमोलाइटिक एज वेल एज एलर्जिक रिएक्शन, इन दोनों केसेस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बंद कर देते हैं और फिजिशियन को हमने कॉल करना है, इन्फॉर्म करना है, ओके। इसके अलावा कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई अनकॉन्शियस क्लाइंट है तो उसमें क्या क्या साइंस होंगे। देखिए, जो कोई कॉन्शियस क्लाइंट है वो तो आपको बता देगा कि मुझे नॉजिएटेड फील हो रहा है, मुझे धड़कन मेरी तेज लग रही है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। लेकिन जो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें आप ही को ऑब्जर्व करना है कि एलर्जिक या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो चुकी है। तो उस केस में आप क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बीपी है वो लो हो जाएगा पेशेंट का, और उसको हिमैट्यूरिया होगा। आप यूरिन में ब्लड देख सकते हो, ओके। इसके अलावा उसकी जो हार्ट रेट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया कुछ भी हो सकता है, ओके। इवन आपके पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, ओके। तो अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो हो चुका है, ओके। तो इस केस में जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ब्लड बंद कर देना है, एनएस स्टार्ट करना है और फिजिशियन को बताना है, तो आप ये सब करेंगे, ओके। और जो भी मेडिकेशन फिजिशियन बोलता है वो आप दे सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है दैट इज सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब क्या होता है फ्रेंड्स, कई बारी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो आप इन्फ्यूजन पंप से देते हो तो वो कई बारी फास्ट हो सकता है, या यूजुअली भी आपने जो ड्रॉप रेट जो है वो सेट किया उस पे नहीं रहा, वो फास्ट हो गया, या किसी वजह से आपने कैचअप करने के लिए फास्ट कर दिया। तो जब भी हम ब्लड को बहुत क्विकली देते हैं या बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो है वो ब्लड के एकदम से पेशेंट को दे देते हैं तो सर्कुलेटरी ओवरलोड आपके पेशेंट में हो सकता है। अब जब भी आपके पेशेंट में सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है तो उसका बीपी हाई हो जाएगा, उसकी जो पल्स होगी वो आपको बहुत ही फुल और बाउंडिंग पल्स मिलेगी, ओके। और इसके अलावा आपके पेशेंट को हेडेक हो सकता है, जो उसकी हैंड वेन्स और जुगलर नेक वेन्स होंगी वो आपको डिस्टेंडेड मिलेंगी। उसका सीवीपी भी हाई हो सकता है अगर आप सीपीवी मॉनिटर कर पा रहे हो उस टाइम पे। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपको अपने पेशेंट में दिखने को मिलेंगे, ओके। अब अगर आपके पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है तो इन दैट केस आपको हो सकता है कि डायूरेटिक जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो आपको वो देना होगा, और एकदम से सबसे पहले तो आपको जो ब्लड होता है उसके रेट को स्लो या बंद कर देना होता है, ओके। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली मैनेज। वैसे तो प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर रहती है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम ब्लड को बहुत फास्ट ना दें और कैचअप करने की कोशिश ना करें, यानी कि उसको फास्ट करके ख़त्म करने की कोशिश हम ना करें, ओके। उसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज सेप्टिसीमिया। देखिए, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड का इन्फेक्शन। अब ये सेप्टिसीमिया कैसे होता है पेशेंट को, आपने स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सर्जिकली एसेप्टिक टेक्निक है, आपने अच्छे से पूरी एसेप्सिस मेंटेन नहीं करी, या जो ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो वो कंटेमिनेटेड है, या आपने 4 घंटे से ज़्यादा ब्लड लगा दिया वो कंटेमिनेटेड हो गया उसके बाद, राइट। तो इन सभी केसेस में आपके पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो सकता है। अब सेप्टिसीमिया का जो सबसे बड़ा साइन होता है वो होता है चिल्स विद फीवर। तो आपके पेशेंट को हाइपरथर्मिया होगा और चिल्स होंगे, प्लस जब भी आप ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें आपको WBCs का लेवल जो है वो हाई मिलेगा। इन दिस केस हमने क्या करना है,
हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल जो है वो लेना है, उसको कल्चर के लिए हम भेजेंगे। जितना भी आपके पास ब्लड है जो आपने ट्रांसफ्यूज किया वो सारा भी हम ब्लड बैंक को भेजेंगे ताकि उसके कल्चर्स भी हम भेज सकें आगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज़ कॉज इन्फेक्शन टू योर पेशेंट, आपका जो फिजिशियन है आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह देने के लिए बोल सकता है। ओके, और इन एडिशन टू दैट आपने पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह के लिए मॉनिटर करना है, क्योंकि सेप्टिसीमिया के केस में आपके पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमारे पास है आयरन ओवरलोड। तो आयरन ओवरलोड जो है वो पेशेंट को 1-2 यूनिट से नहीं होता। ये आयरन ओवरलोड उन पेशेंट्स को होता है जिनको कंटिन्यूस ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो होती रहती है। जैसे कि हमारे पास ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो लेनी पड़ती है। अब इस केस में क्या होता है कि आयरन का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आयरन इज अ माइक्रो मिनरल। तो इसका अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। आपके पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है या उसको हाइपोटेंशन भी हो सकता है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, आयरन ओवरलोड के लिए हमारे पास एक एंटीडोट होता है जिसको हम बोलते हैं डेफ्रॉक्सामिन। तो ये डेफ्रॉक्सामिन जब आप पेशेंट को देते हो तो ये डेफ्रॉक्सामिन जो है आपके यूरिन के थ्रू आयरन आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। तो इस केस में हम पेशेंट को एडुकेट करेंगे कि अगर डेफ्रॉक्सामिन लेने के बाद उसका यूरिन रेड टू ऑरेंज कलर का आ रहा है तो डरने की बात नहीं है। दैट मीन्स ये जो ड्रग है ये अपना असर दिखा रही है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज डिसीज ट्रांसमिशन। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत सारी डिसीजेस ट्रांसमिट हो सकती हैं। ओके, ऑल्दो हमारे पास आजकल स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्क्रीनिंग टूल्स हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खतरा है वो कुछ परसेंट तक, डिसीज ट्रांसमिशन का खतरा है वो कुछ हद तक रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो कौन कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती हैं? तो सबसे बड़ा नाम आता है हेपेटाइटिस सी। देखिए, हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होने वाली जो डिसीज है थ्रू ब्लड दैट इज हेपेटाइटिस सी। ओके, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी है हमारे पास, HIV है, एप्सिलॉन बार वायरस है, साइटोमेगैलो वायरस है, देन यू हैव मलेरिया एंड बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड हो सकती है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि अगर हम अच्छे से स्क्रीनिंग कर लेते हैं डोनर की, जो ब्लड उसने डोनेट किया उसको भी अच्छे से हम चेक करके जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो इस डिसीज ट्रांसमिशन को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज हाइपरकैलेमिया। देखिए फ्रेंड्स, हाइपरकैलेमिया कैसे होता है? ये हमेशा ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से होता है, और हाइपरकैलेमिया ज़्यादातर उन पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं जो ऑलरेडी हाइपरकैलेमिक है। ओके, बेसिकली क्या होता है कि आप एक ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो जो कि ओल्ड ब्लड है। ओके, तो हम सबको पता है कि दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। सेकेंडली, जो पोटाशियम है वो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर केटाइन है। तो आपको सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो केटाइन मिलने वाला है वो है पोटाशियम। तो जितना ओल्ड ब्लड होता जाएगा उसमें आरबीसीज 120 डेज का लाइफ स्पैन अपना कंप्लीट करते रहेंगे और ब्रेक डाउन होते रहेंगे। और जितने ज़्यादा ब्रोकन आरबीसीज होंगे, यानी कि जितना हीमोलाइज्ड वो ब्लड होगा उतना ज़्यादा उसमें पोटाशियम होगा, क्योंकि एवरी सेल बर्स्ट एंड रिलीजेस पोटाशियम इन दैट ब्लड। ओके, तो ऐसा ब्लड जब आप पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करते हो तो उसमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है, स्पेशली इन दैट पेशेंट जो ऑलरेडी हाइपरकैलेमिक है, ऊपर से आप उसमें ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो बहुत ही प्रोफ्यूज हाइपरकैलेमिया उसको हो सकता है। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें हमेशा फ्रेश ब्लड जो है वो ही इन्फ्यूज करना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती है हाइपोकैल्सीमिया। अब ये कैसे होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो हाइपोकैल्सीमिया होता है ना, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तब होता है अगेन जब हम ज़्यादा यूनिट्स ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। 1-2 यूनिट से ये बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, जो ब्लड है उसके अंदर हमने एक एंटीकोआगुलेंट डाला होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रेट। अब ये जो सिट्रेट है ना, ये क्या करता है, इसकी एफिनिटी होती है कि ये आपके ब्लड में जाके जो फ्री कैल्शियम यानी कि CO2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इन दोनों के साथ ये कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होके इन दोनों को ये बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। जब कैल्शियम जो है वो अपनी फ्री फॉर्म में नहीं रहता और सिट्रेट के साथ कंबाइन होके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है,
तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीजेमिया जो है वो हो सकता है। तो हम सबको पता है जब हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट को होता है तो उसको टेटनी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव स्ट्रोजियो एंड चोवास्टिक साइंस और हाइपोकैल्सीमिया के बहुत सारे इफेक्ट जो हैं गलत पड़ते हैं आपकी हार्ट बीट के ऊपर, तो डिसरिथमिया वगैरह हो सकता है। तो इसको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि 2 ट्रांसफ्यूजन के बीच में हम थोड़ा टाइम रखें ताकि सिट्रेट को मेटाबोलाइज होने के लिए टाइम मिले। ओके, तो ये तो थी आज की सारी कॉम्प्लिकेशंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड और उनको एज अ नर्स आपको कैसे डील करना होता है और इसको आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैं ऐड करना चाहती हूँ, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि हम हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव। और मेरी वीडियो को अपने नर्सिंग ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करना, स्प्रेड द नॉलेज। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ आगे फिर से आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।